वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ डॉक्टर कपिल कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्वामी विवेकानंद भारती यूनिवर्सिटी। टुडे आई विल टेल यू अबाउट पैडी प्रोसेसिंग। आप जानते हैं पैडी प्रोसेसिंग क्या होती है? व्हाट इज पैडी एक्चुअली? पैडी प्रोसेसिंग, पैडी मतलब इसको बोलते हैं हम धान। धान देखा आप सभी ने? ठीक है। क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर से हमारा चावल निकलता है और चावल हम कंज्यूम करते हैं डेली लाइफ में। सब चावल खाते हैं, ठीक है? आप भी खाते हैं, सभी खाते हैं, हम भी खाते हैं। वो चावल आता कैसे है? अब ऐसा तो नहीं है कि हम डायरेक्ट फील्ड से लेकर हमने अपना प्लेट में रखा और हमने अपना खाना शुरू कर दिया। नहीं खाता। जब तक हम उसकी प्रोसेसिंग नहीं करेंगे, जब तक हम उसको प्रोसेस नहीं करेंगे, तब तक वो हमारे खाने योग्य नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे? खाने योग्य बनाएंगे धान को। अब धान की प्रोसेसिंग में क्या करें? उसके ऊपर क्या रहता है? उसकी मिलिंग करते हैं। मिलिंग में क्या होता है? मिलिंग धान पैडी प्रोसेसिंग का सबसे एक प्राइम, सबसे फर्स्ट स्टेप मिलिंग प्रोसेसिंग है। मिलिंग में क्या करते हैं? जो उस धान के ऊपर, जो उस पैडी के ऊपर हमारी हस्क होता है, एक आउटर कवरिंग लेयर होती है, उसको बोलते हैं हस्क। देन उसके ऊपर होता है हमारा ब्रान, ठीक है? उसको हम ब्रान को रिमूव करते हैं। देन उसके बाद फिर हमारा हेड राइस निकल के आता है, जिसको हम अपना चावल का दाना बोलते हैं या चावल बोलते हैं, ठीक है? तो मिलिंग ऑफ द पैडी इज द मेन स्टेप ऑफ द पैडी प्रोसेसिंग। इट कंसिस्ट क्या करता है? रिमूवल ऑफ हस्क एंड ब्रान टू प्रोड्यूस एक्सेप्टेबल वाइट राइस। हम उसको जनरली वाइट राइस ही बोल देते हैं या हेड राइस बोल देते हैं। हेड राइस मतलब कंप्लीट फुल फॉर्म में हेड राइस। और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहता है हमारा धान पैडी प्रोसेसिंग का कि हम उसको कंप्लीट हेड राइस उसमें रिकवर करें आप ड्यूरिंग प्रोसेसिंग में। अगर हमारा कंप्लीट हेड राइस नहीं आया या ब्रोकन राइस आया तो क्या होगा? हमारा उसमें क्वालिटी हमारी डिग्रेड हो जाएगी। तो हमें उसकी क्वालिटी मेंटेन करनी है ताकि जो हमारे चावल की जो क्वालिटी है वो हेड राइस मिले, तो देखने में अच्छा लगेगा, खाने में अच्छा लगेगा। उस तरीके से हम उसको मिनिमम हमारी रिक्वायरमेंट रहती है सबसे पहले कि हम उसको हेड राइस उसका हम रिकवर सकें ड्यूरिंग प्रोसेसिंग में। जनरली क्या होता है? अगर हमारे पास 1 kg ऑफ पैडी है यानी धान है, तो उसमें से हम कितना हमारा चावल निकल सके? सबसे मेरा क्वेश्चन था, बच्चों ने पूछा भी कि कितना सर उसके अंदर से हम राइस रिकवर कर सकते हैं। उसमें क्या होता है? जब तक लगभग अगर हमारे पास 100 kg ऑफ पैडी है तो ड्यूरिंग प्रोसेसिंग में हम अप्रॉक्सीमेट 22 kg लगभग उसमें से हस्क निकलेगा, ठीक है? एंड देन उसमें से लगभग 4 kg ऑफ ब्रान निकलेगा, ठीक है? और उसके बाद हम नियरली अबाउट हम बात करें तो 74 kg ऑफ हेड राइस हम उसमें से रिकवर कर लेंगे। जैसे 100 kg ऑफ पैडी, इसमें से क्या होगा? 22 kg ऑफ हस्क एंड 4 kg ऑफ ब्रान। तो हमारा हेड राइस निकल के आएगा 74 kg हेड राइस, ठीक है? और दूसरा क्वेश्चन सबसे पहले ये आता है कि ये हस्क और ये ब्रान है क्या? हस्क एंड ब्रान। हस्क क्या होता है? हस्क वो पार्ट होता है उस पैडी का जो सबसे ऊपर उसको कवर करके रखता है, एक तरीके से उसको कवरिंग करता है, उसको हम हस्क बोलते हैं। जो हस्क हम ड्यूरिंग प्रोसेसिंग में हम उसको रिमूव कर लेते हैं तो हम इस हस्क को एज ए बाय प्रोडक्ट भी यूज कर लेते हैं, एज ए बाय प्रोडक्ट, एज ए फ्यूल। फ्यूल कैसे यूज करते हैं हम इसको? फ्यूल ऐसे करते हैं हम मेनली कमर्शियल लेवल पे, इंडस्ट्रीज़ में, एज ए फर्टिलाइज़र में, फ्यूल में, एज ए फर्टिलाइज़र
फ्यूल एज ए फ्यूल कैसे, जैसे इंडस्ट्रीज़ में बॉयलर को हमें चलाने के लिए, स्टीम पैदा करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए के लिए हम उस हस्क को हम उसमें वहाँ पे बर्न करते हैं। उस बर्न करने से बॉयलर हमारा रन करता है, ऐसे हमें ईंधन मिलता है, ठीक है, और स्टीम मिलती है, स्टीम से हम और मशीन्स जो होती हैं हमारी वो ऐसे वर्क करती हैं, और ऐसे फर्टिलाइज़र भी हम उसको ऐसे यूज़ कर लेते हैं हस्क को। अभी ब्रान क्या होता है? ब्रान क्या होता है? पैडी का ऑयल कंटेंट पार्ट होता है। ऑयल कंटेंट आपने देखा होगा कि एक ऑयल आता है राइस ब्रान ऑयल। अब वो राइस ब्रान ऑयल होता क्या है? राइस ब्रान ऑयल ये मोस्टली आपके रिफाइंड ऑयल में आता है, रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड ऑयल में आता है। तो पहले नहीं आते हैं ये सब चीज़ें, जब जैसे प्रोसेसिंग करनी शुरू करी हमने ब्रांड रिमूव, पहले वो हमारा ये वेस्ट होता था, फिर धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करके, रिसर्चर्स करके, एक्सपेरिमेंट्स करके तो हमने जो उसमें से ब्रांड रिमूव किया, और 100 kg ऑफ पैडी में से कितना ब्रांड निकलता है हमारा? से ओनली 4 kg, और 4 kg ऑफ ब्रांड में से ऑयल कितना निकलता है हमारा? गैस ओनली 50 to 100 ग्राम। तो ये ब्रांड जो राइस ब्रान ऑयल है वो हमारी हेल्थ के लिए, जो कार्डिक पेशेंट्स हैं उनके लिए, क्योंकि इसके अंदर इसेंशियल फैटी एसिड्स रहते हैं, ओरेजोनॉल रहता है, वो हमारी हेल्थ के लिए, हार्ट के लिए, उन चीज़ों के लिए बेटर होता है, अच्छा होता है। ये बात होगी हमारी इसकी। अब हम आगे करते हैं। टोटल प्रोडक्शन जो हमारा मील्स या हम होम पर्पस से या कमर्शियल मील्स में या ट्रेडिशनल मेथड से जो हम अपना एक टोटल प्रोडक्शन इंडिया का जो चल रहा है लगभग 150 मिलियन टन्स के अराउंड चल रहा है, और उसकी डे बाय डे हमारी कंजप्शन जो हमारी डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, और वो बढ़ती क्यों जा रही है? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन हमारा जो एग्रीकल्चर लैंड है या जो हमारी फर्टिलिटी लैंड है, हमारा प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो डे बाय डे एक डिफरेंट मेथड के थ्रू, डिफरेंट प्रोसेसिंग के थ्रू हम उसका अपना प्रोडक्शन ही बढ़ा रहे हैं, ताकि हमारी जो कंजप्शन है वो हमारी पूरी हो जाए, पूरी हो सके, और हम कंजप्शन ही पूरी कर सके, और हम उसको आगे एक्सपोर्ट भी कर सकें, ताकि जब एक्सपोर्ट भी करेंगे तो इंडिया में इनकम भी आएगी। तो इनकम भी सोर्स करना है और अपनी कंजप्शन भी पूरी करनी है, विदाउट फूड देयर इज नो लाइफ। पैडी अंडरगो सर्टेन प्रोसेसिंग ट्रीटमेंट प्रायर टू इट्स कन्वर्जन इनटू एडिबल फॉर्म। द वेरियस यूनिट ऑपरेशन जो हम मिलिंग के डिवीजन में करते हैं, प्रोसेसिंग डिवीजन करते हैं, जैसे जस्ट लाइक हम करते हैं इसमें, देख सकें फर्स्ट रहता है हमारा क्लीनिंग, यह रहता है हमारा ड्राइंग, देन रहता है हमारा स्टोरेज, देन हमारा परबोलिंग। परबोलिंग इज द ऑप्शनल ट्रीटमेंट। ऑप्शनल ट्रीटमेंट क्यों है इसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगा। देन आता है हमारा मिलिंग। अब मिलिंग बहुत बड़ा प्रोसेस है। द एडिबल फॉर्म, जो हमारी एडिबल फॉर्म ऑफ जो पैडी की होती है उसके हम क्या कहते हैं? राइस। द कर्नेल, जो कर्नेल जो हमारा जो मेन पार्ट है जो पैडी के अंदर उस कर्नेल बोलते हैं। द कर्नेल इज एनक्लोज्ड बाय हल और हर्स। द वेट ऑफ द हल इज 20 to 22%, and the whereas the 4 to 6% bran is removed during polishing and cleaned in good quality. In good quality, paddy can give a 74% of rice approximately. But due to several reasons, it is not possible to achieve 74%. But why? There is many reasons. One reason is improper processing, improper method, traditional method. By improved method and modern method, we can achieve approximate 74% of maximum head rise या recovery, head rise या white rice recovery.
the various unit operation and equipment used in paddy processing, कुछ यूनिट ऑपरेशन हैं जैसे फर्स्ट है हमारा क्लीनिंग, सेकेंड है हमारा शेलिंग, देन है हमारा हस्क सेपरेशन, देन है हमारा पैडी सेपरेशन, देन है हमारा ब्रान रिमूव, देन है हमारा ब्रान एस्पायरेशन, देन है हमारा ग्रेडिंग, देन है हमारा हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। हम बात करते हैं हम क्लीनिंग की। क्लीनिंग क्या करते हैं हम, हमारा इसमें इक्विपमेंट कौन सा यूज होता है क्लीनिंग में? क्लीनिंग में हमारा इक्विपमेंट यूज होता है हमारा क्लीनर, और उसमें भी डिफरेंट तरीके के, जैसे नॉर्मल क्लीनर, डी स्टोनर, चाफ एंड डस्ट क्लीनर के लिए, स्मॉल इम्प्योरिटीज़ के निकालने के लिए, लार्ज इम्प्योरिटीज़ के निकालने के लिए, यूज़ करने के लिए, ठीक है। अब इसका मेन मेथड क्या रहता है? रिमूविंग फॉरेन मैटर फ्रॉम पैडी। देन आता है हमारा शेलिंग। शेलिंग में क्या होता है हमारा, इसमें इक्विपमेंट यूज़ करते हैं हम रबर और शेलर। इसके नाम से समझ में आ रहा होगा शेलिंग। शेलिंग मतलब सेपरेटिंग हस्क फ्रॉम द पैडी। जो हस्क है एक इक्विपमेंट है, शेलर, रबर और शेलर, उसकी मदद से हम उसको अपना हस्क को पैडी में से रिमूव करते हैं। देन आता है हमारा हस्क सेपरेशन। अब जब हस्क निकल गया और उसमें जो पूरा होल प्रोसेस में हस्क निकल गया और हस्क को तो वहाँ से हमें हटाना है, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे हम? हस्क एस्पायरेशन। हस्क एस्पायरेशन में क्या होगा? सेपरेशन ऑफ हस्क फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम शेलर। जो शेलर में से हमारे प्रोडक्ट निकल के आया है उसमें से हम अपना हस्क एस्पायरेशन कर लेंगे, उसमें से फिर हमारा हस्क कंप्लीट हस्क सेपरेशन पैडी में से हमारा हो जाएगा। देन आता है हमारा पैडी सेपरेशन। तो पैडी सेपरेटर आ गया, वो सेम जो भी हमने डिस्कस किया है। देन आता है हमारा ब्रान रिमूव। अब ब्रान रिमूव के लिए अभी हमने हस्क और ब्रान की बात करते हैं, हस्क हमारा सेपरेट हो गया। अब ब्रान रिमूव की बात करते हैं। ब्रान रिमूव के लिए हमारे इक्विपमेंट यूज होते हैं हमारे पॉलिशर और वाइटनर। उसके हम पॉलिश के थ्रू उसको हम अपना ब्रान को रिमूव करते हैं और वाइटनर के थ्रू। मेन काम क्या रहता है इसका? पर्पस इसका रिमूवल ऑफ ब्रान लेयर फ्रॉम द हेड राइस। क्योंकि जब हस्क के बाद हमारा ब्राउन राइस निकल के आ गया, ब्राउन है, इसमें ब्राउन लगे हुए तो ब्राउन राइस बोलेंगे, तो उसमें से फिर हमने अपना ब्रान हमने रिमूव कर लिया। फिर ब्रान आता है सेम ऐसे जैसे हस्क एस्पिरेशन में था, इस तरीके से हमारा ब्रान एस्पिरेशन। तो ब्रान एस्पिरेशन के लिए ब्रान एस्पायरेटर होता है हमारा। इक्विपमेंट का नाम है, इक्विपमेंट यूज़ करते हैं मॉडर्न मिल्स में या फिर हमारे इम्प्रूव्ड जो मॉडर्न मिल्स हैं हमारी उनके अंदर कॉमर्शियल लेवल पे, ठीक है। एंड रिमूवल ऑफ ब्रान लेयर फ्रॉम द ब्राउन लेयर। रिमूव द ब्रान एडरिंग टू द राइस कर्नेल। जो हमारा राइस कर्नेल पे थोड़ा बहुत हमारा ब्रान रह गया है उसको हम अपना रिमूव कर रहे हैं बाय ब्रान एस्पायरेटर के थ्रू। देन आता है हमारा ग्रेडिंग। ग्रेडिंग में क्या करते हैं हम? सिंपल सा है, उसको हम डिफरेंट जो हमारा हस्क के बाद, ब्रान के बाद जो हमारा हेड राइस निकल के आया है तो उसको हम, अगर वो टूट गया है, कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, तो उसको हम डिफरेंट ग्रेड में उसको हम डिवाइड करते हैं। यानी सेपरेशन ऑफ हेड राइस एंड स्मॉल राइस या ब्रोकन राइस। देन आता है हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए इक्विपमेंट्स है, जैसे हैंडलिंग ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप जैसे मर्जी करना चाहें, आप पैकेजिंग करना चाहें, पैकेजिंग करने में बेल्ट के थ्रू भेजना चाहें, वो भी एक तरह की इक्विपमेंट ही है उसका, ठीक है। उसमें क्या करते हैं? कन्वेइंग ऑफ पैडी राइस टू वेरियस प्रोसेसिंग यूनिट। वेरियस प्रोसेसिंग यूनिट उसके बाद कहाँ जाएगा? जैसे पैकेजिंग के लिए, क्वालिटी टेस्टिंग के लिए, है ना, या स्टोरेज के लिए, शेल्फ लाइफ उसकी चेक करने के लिए, और भी डिफरेंट तरीके के हमारे इसमें प्रोसेसिंग मेथड यूज होते हैं। देन हम
आगे बात करते हैं पैडी प्रोसेसिंग की, जो उसका एक फ्लो चार्ट है। सबसे पहले क्या होता है इसमें, हम एक रॉ पैडी लेते हैं, रॉ पैडी लिया, देन इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। भाई स्टोर हम इसलिए करते हैं क्योंकि कोई भी फील्ड से हम पैडी लेकर आए हैं, हार्वेस्ट हुआ है, आफ्टर हार्वेस्टिंग उसकी भी अपनी एक हीट है। अब जब उस हीट में हम उसकी प्रोसेसिंग करेंगे तो हमारा न्यूट्रिशन का और एक प्रॉपर जो एक प्रोसेसिंग है वो हमारी नहीं हो पाएगी। तो हम पहले हम उसको स्टोर करते हैं, उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लाते हैं, जो हमारा एटमॉस्फेयर का रूम का टेम्परेचर रहता है, उस टेम्परेचर पे लाके हम उसको अपनी प्रोसेसिंग के लिए हम उसको एक्सेप्टेबल बनाते हैं। स्टोरेज के बाद जब हमारा स्टोरेज पैडी आ गया, स्टोरेज हो गया, तो फिर हम करते हैं उसकी क्लीनिंग। क्लीनिंग है ग्रेडिंग। अगर हमने ग्रेडिंग क्लीनिंग में क्या करेंगे, सिंपल हम ये बात करेंगे, जैसे स्मॉल इम्प्योरिटीज को, चाक डस्ट, स्टोन पार्टिकल, आयरन पीसेस कुछ भी हो तो हम अपना इसमें से रिमूव करते हैं। ग्रेडिंग में हम इसलिए करते हैं, ऐसा ना हो कि अगर पैडी ही अगर हमारा ब्रोकन है, हम उसे प्रोसेसिंग में लेके जा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो हमारा ब्रोकन राइस ही निकल के आएगा। तो हम उसमें ये देखते हैं कि सबसे पहले कि हमारा उसमें कंप्लीट हेड प्रोटीन को पैडी रहे हमारा उसमें। देन आता है हमारा ड्राइंग। Why we use blind at this? सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, तो ये क्यों करते हैं? क्योंकि क्या होता है, क्लीन की ड्यूरेशन हो सकता है कि हमने उसकी वाटर से वॉशिंग करी, कुछ उसके अंदर मॉइस्चर बचा हो जो हमारी प्रोसेसिंग के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, कि जो हम सेपरेशन में, ब्रांच सेपरेशन में इक्विपमेंट यूज़ करेंगे उसके लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हम उसको लगभग एटलीस्ट कम से कम 10% मॉइस्चर कंटेंट हम उसका रखेंगे, वहाँ तक उसको मेंटेन करेंगे। अगर ज़्यादा है तो हम उसकी ड्राइंग करेंगे। देन आता है हमारा शैलिंग और ये डिहस्किंग। शैलिंग और डिहस्किंग में क्या था, डिहस करना, ठीक है। देन आता है हमारा हस्क एस्पिरेशन, देन आता है हमारा पैडी सेपरेशन, देन आता है हमारा जो पैडी सेपरेशन हो गया तो आ जाएगा हमारा ब्राउन राइस। ब्राउन राइस रहेगा तो इसके बाद क्या निकालेंगे हम इसमें से, ब्रान। ब्रान कैसे निकलेगा हमारा, पॉलिशिंग के थ्रू। पॉलिशिंग में दरअसल ब्रान आ गया, तो अगर ब्रान कुछ अगर थोड़ा बहुत एडेनिन हो गया कर्नेल के साथ तो उसको हम कैसे रिमूव करेंगे, ब्रान एस्पाइरेटर के साथ, एस्पाइरेशन के साथ। देन उसके बाद हम उसकी करेंगे ग्रेडिंग। देन उसके बाद हम ब्रोकन राइस एंड हेड राइस। देन उसके बाद हम उसको बैगिंग एंड स्टोरेज। यहाँ पे आके हम बैगिंग एंड स्टोरेज के पास आके हमारा जो एक प्रोसेसिंग का पार्ट है वो हमारा खत्म हो जाता है। उसके बाद अगर हम फर्दर क्वालिटी टेस्टिंग के लिए जाते हैं, अगर न्यूट्रिशन वैल्यू चेकिंग के लिए जाते हैं, उसके अंदर कितना विटामिन है, कितना प्रोटीन है, कितना फाइबर है, कितना फैट है ना, तो उसके लिए हमारा फर्दर स्टेप उसके बाद वो आगे के लिए। प्रोसेसिंग का पार्ट हमारा यहीं पे एंड हो जाता है। अब हम डिफरेंट जो हमारा क्लीनिंग की बात कर रहे थे, क्लीनिंग के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। Cleaning of paddy is the first step of the paddy milling. Cleaning refers to the removal of all types of foreign material. Foreign material just kind of जैसे big impurities like stamps. अगर हमारा जो पैडी का स्टैम्प है, स्ट्रॉ है, वो साथ में ना आ गया, क्लीनिंग के फर्स्ट स्टेप में हम उसको रिमूव कर लेते हैं। स्टैम्प, हेड, स्टोन, आयरन पीसेस एटसेट्रा।
एंड स्मॉल इम्प्योरिटीज में जस्ट लाइक आपकी वीड सीड मतलब अनवांटेड प्लांट्स यानी अनवांटेड क्रॉप्स, ठीक है, एंड डस्ट, मड पार्टिकल्स एटसेट्रा. And third one is impurity of the equal size to the paddy like immature grain, stones and other matters. For cleaning of paddy generally the difference in the physical properties, impurities and the paddy are used. जो पैडी की जो जनरल प्रॉपर्टी क्लीन के बिहाफ पे हम जो फिजिकल चेकिंग बिहाफ पे उसका शेप, साइज, लेंथ एंड लाइट फॉरेन मैटर आर रिमूव सेपरेशन बाय द एयर एस्पायरेशन. देन जो क्लीनिंग है with done with the two equipment, the cleaner. In the cleaner, what happen? Just example, the paddy is fed into the machine, in the cleaner machine, and through a cleaner opening in the top, the suction fan blow and air through the film of the grain and separates all dust and light impurities which drop to the जो कौन शेप जो फीड ऊपर जो होता है हमारा क्लीनर का सबसे ऊपर वो होता है हमारा कौन शेप का, तो उसको हम कौन शेप क्लीनर भी बोल देते हैं. इसको कौन शेप बॉटम ऑफ द एस्पायरेशन होजिंग द ऑटोमेटिक डिस्चार्ज द पैडी फॉल्स टू द वाइब्रेटिंग सील विद द लार्ज ऑफ परफोरेशन विच रिमूव्स लार्ज इम्प्योरिटीज सच एज स्ट्रॉ, big stones etc. The overflow from the sea is again subjected to the strong aspiration to remove the last of light impurities. For example, just क्लीनर है, एक मशीन है, अंदर फैन लगा हुआ है, उसके अंदर ऊपर एक फीड ऊपर बना हुआ है, हमने अपना पैडी डाला उसके अंदर और उसके अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है बाय एयर एस्पायरेशन के थ्रू वो सारी लाइट इम्प्योरिटी जो लाइट वेट है वो सब बाहर निकल जाएंगे, जो पैडी का वेट है वो नीचे निकल जाएगा. तो जो हमारी लाइट इम्प्योरिटीज़ है वो हमारी सब सेपरेट हो जाएंगी और हमारा पैडी बिल्कुल क्लीन हो जाएगा. देन आता है हमारा स्टोन, डी स्टोनर में भी सेम हमारा ऐसे होता है. सेम उसी तरीके से जो हैवी पार्टिकल्स है वो अलग हो जाएंगे और जो हमारे पैडी है वो हमारा अलग हो जाएगा, कुछ फिजिकल बिहाफ पे भी, कुछ मैकेनिकल बिहाफ से. देन अगर बात करते हैं परबोलिंग मैंने बताया सबसे पहले ये ऑप्शनल ट्रीटमेंट है. अब ऑप्शनल ट्रीटमेंट भी इसको हम कर भी सकते हैं, इसको हम नहीं भी कर सकते, क्योंकि अगर हम इसे करते हैं तो क्या होता है कि परबोलिंग करने से हमें एक श्योरिटी मिल जाती है कि हम सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हेड राइस की हम रिकवरी कर सकते हैं पैडी में से. तो इट्स परमिट ऑप्शन ट्रीटमेंट गिवन टू द पैडी प्रायर टू इट्स मिलिंग टू अचीव मैक्सिमम रिकवरी ऑफ द हेड राइस एंड मिनिमाइज द प्रोपेज. अब हम परबोलिंग करते कब हैं? परबोलिंग करते हैं हम बिफोर मिलिंग. अब परबोलिंग में होता क्या है हमारा? Perboling based on 3 principles. First principle, soaking, then steaming and drying. Perboling done with the 3 steps. First step soaking, steaming and drying. The paddy grain mainly composed of polygranular starch granule. The void in the intergranular spaces are filled with the air and moisture. कि कुछ जो हमारे पैडी रहता है, तो पैडी ग्रेन इज मेनली कंपोज पोलीग्रेनुलर स्टार्च है, जो सबसे राइस में हमारा स्टार्च होता है. तो पोलीग्रेनुलर स्टार्च रहता है तो जो उसके अंदर कुछ क्रैक्स आ जाते हैं, कुछ वॉइड्स आ जाते हैं. तो इंटरग्रेनुलर ग्रेन्स जो होते हैं मेनली स्पेसिस जो बन जाता है क्रैक्स और वॉइड से, तो मेनली फिल्ड विद द एयर. फिल्ड विद द एयर एंड मॉइस्चर. जब मॉइस्चर जो एयर आ गया उसके अंदर, तो उसके अंदर वो स्टार्च और स्वेल होना शुरू हो जाएगा. हमारा ग्रेन जो पैडी है हमारा स्वेल होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, जो स्वेल होना शुरू हो जाएगा तो जब क्रैक आ जाएगा तो दिस ब्रेकेज स्वेल एंड फिल द वॉइड. जो स्वेल आ गया, क्रैक आ गया, स्वेल आ गया, जो स्वेल करने लग गया तो जो क्रैक आया वो हमारा फिल हो गया. And during the soaking of the paddy, water penetrates into starch granule and resulting in swelling of the grain. In heating the energy weakens and the फिर जब जो स्वेल करने लगेगा, फिर जो हमारा हस्क जो उसके ऊपर है वो स्वेल करेगा, तो इजी वो हम अपना उसमें से पैडी और उसमें हस्क हम अपना रिमूव कर सकते हैं. इसलिए हम परबोलिंग करते हैं. उसके अंदर सोगिंग कराते हैं. सबसे पहले सोगिंग करने से एयर एंड मॉइस्चर जाएगा उसके अंदर.
उसके बाद स्टीमिंग कराएंगे, ड्राइंग हो जाएंगी, तो हमारा जो हस्क है वो हमारा इजी रिमूव हो जाएगा। इजी रिमूव होने के बाद हमारा जो हेड राइस है वो कम्प्लीटली मैक्सिमम रिकवरी ऑफ हम अपना हेड राइस की उससे कर सकते हैं। देन आता है हमारा मिलिंग प्रोसेस। द राइस कर्नेल कंपोज्ड ऑफ 4 प्राइमरी कंपोनेंट, द फर्स्ट हल हस्क, सीड कोड, ब्रान, एम्ब्रियो जर्म एंड एंडोस्पर्म। ये हमारा जो मेन प्रोडक्ट है पैडी का, तो 4 कन्वर्ट करके कंपोनेंट है, प्राइमरी कंपोनेंट है कर्नेल के, राइस कर्नेल के, जो हमारा राइस है एक्चुअल में, एंडोस्पर्म है तो उसके अंदर जर्म है, ब्रान है, हल है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मिलिंग इज राइस टू रिमूव द इनडाइजेस्टिबल हल, क्योंकि जो हस्क है वो इनडाइजेस्टिबल, हमारा जो हल डाइजेस्टिव वाला पार्ट है वो सिर्फ हमारा है ओनली राइस। ठीक है बच्चों। The rice milling operations are relatively uncomplicated, abrasive separative procedure which produce a variety of products such as depending on the degree of the ground removal of the extent of the endosperm breakage। जो मिलिंग में जो है एंडोस्पर्म जो ब्रैकेज है, जो राइस कर्नेल है, जो उसके अंदर एंडोस्पर्म है, जर्म है, और बिल्कुल ब्रेकेज नहीं होना चाहिए, प्रॉपर मिलिंग होनी चाहिए उसके साथ हमारी, और एक प्रॉपर वे में होनी चाहिए, प्रॉपर मेथड के साथ। अगर एक भी अगर हमने मेथड अगर हमने इसमें स्किप किया तो हमारा हेड राइस नहीं निकल पाएगा। मेन और हमारा मेन पर्पज़ क्या है उसमें से, पैडी में से हमारा मैक्सिमम रिकवरी ऑफ हेड राइस। उसके बाद से हम हलर इक्विपमेंट, हलर में मतलब हमने बताया था पहले, हलर में करते हैं हस्क सेपरेशन करते हैं, तो मेन प्रोडक्ट द हलिंग मशीन, हलर मतलब हलिंग मशीन जो हमारा हस्क को रिमूव करती है। तो जो रिमूव द हस्क फ्रॉम द पैडी ग्रेन टू मिनिमाइज डैमेज एंड टू द ब्राउन लेयर एंड फार एज पॉसिबल नॉट टू ब्रेक द ब्राउन राइस। अब इसके हलर की कुछ एक दो मशीन्स हैं जो ट्रेडिशनल वे में नहीं, एक मॉडर्न मशीन्स, इम्प्रूव मशीन्स हैं, और आजकल ट्रेडिशनल वे में भी आजकल यूज हो रही है। जैसे फर्स्ट है हमारा रबर रो शैलर, रबर रो शैलर, देन है हमारा डिस्क शैलर। तो ये काम कैसे करते हैं रबर रो शैलर? थोड़ा सा 2 रोल होते हैं, उन 2 रोलों के बीच में रबर के रहते हैं, रबर रोल शैलर रहते हैं। हम इसकी बात करेंगे रबर रोल शैलर की 2 रोल होते हैं, 2 रोलों के बीच में रबर एक छोटा सा गैप होता है, एक स्टेशनरी फेज में रहता है एक रोलर, और एक मूविंग में रहता है। और उसमें हम अपना पैड डालते हैं, पैड डालने के बाद उसमें अब्रेसिव एक एमरी टाइप एक कोटिंग लेयर होती है, उससे वो फ्रैक्शन पैदा होता है। फ्रैक्शन होने के साथ वो जो उसका जो हस्क है वो हमारा रिमूव हो जाता है, वो एक साइड में हो जाता है। और डिस्क कलर में क्या होता है, एक डिस्क में एक डिस्क स्टेबल होती है, दोनों डिस्क होती है, एक छोटा सा कुछ डायमीटर 1 to 6 to 1 to 7 डायमीटर का स्पेस इन दोनों के बीच में रहता है, जो हमारा पैडी का भी रहता है स्पेस है, उसी बीच में हम उसको पास कराते हैं। तो उस पास कराने से हमारे जो स्कैरेक्स आ जाता है उसके अंदर, हस्क के अंदर, हस्क रिमूव, फिर हम हस्क एस्पिरेशन से हम उसको अपना हस्क रिमूव कर लेते हैं। फिर आता है हमारा पैडी सेपरेटर, जो हमारा हस्क निकल गया, तो उसके बाद जो फिर उसमें पैडी निकालेंगे। पैडी निकालने में क्या होता है, शेलिंग इज नेवर डन टू द 100% लेवल टू अवॉइड राइस लीकेज, क्योंकि जो शेलिंग है, जो पैडी रिकवरी है, वो हमारी 100% नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? कहीं ना कहीं कुछ 0.5 या 1% कहीं ना कहीं लॉसेज हमारा राइस का होगा ही होगा, क्योंकि मशीन्स हैं, मशीन्स अपने काम कर रही है। उस तरीके से मशीन में कुछ उसकी स्पीड में, आरपीएम में प्रॉब्लम आ गई है, या उसकी मेथड प्रॉब्लम आ गई है, या लाइट फ्लक्चुएशन हो गया, तो उसकी स्पीड वेरी करेगी। स्पीड वेरी करने के साथ साथ फिर वो हमारा कहीं ना कहीं छोटा बहुत कुछ ना कुछ 0.5-1% हमारा लॉसेस हेड राइस का होगा ही होगा। द ग्रेन आल्सो डिफर, क्योंकि कुछ ग्रेन्स होते हैं, कुछ लंबा भी होता है, कुछ छोटा भी होता है, साइज मैरी करता है, कुछ थिन होता है, कुछ थिक होता है, तो उस वजह से भी ये हमारा मैक्सिमम रिकवरी हमारी प्रॉपर 100% नहीं हो सकती है। और पैडी सेपरेटर करने के हमारे कुछ 2 मेथड हैं। जैसे पैडी सेपरेटर के लिए हम बात करते हैं, फर्स्ट है हमारा कंपार्टमेंट टाइप, सेपरेटर। देन है हमारा ट्रे सेपरेटर। ये मोस्टली यूज होता है हमारा पैडी सेपरेटर के लिए। 2 तरह की मशीन्स हैं ये,
देन उसके बाद आती है हमारी, जब हमारा ब्रांड भी हो गया, हस्क भी, लास्ट में आता है हमारा वाइटनिंग और ब्रांड रिमूव करने के लिए वाइटनिंग इज द रिमूवल ऑफ द सिल्वर स्किन एंड ब्रांड लेयर फॉलोड बाय द पॉलिशिंग। जो एक पैडी हस्क निकलने के बाद जो एक राइस के ऊपर एक सिल्वर टाइप की कोटिंग लेयर रहती है, शाइनी टाइप सिल्वर स्किन बोलते हैं एंड ब्राउन लेयर बोलते हैं, फॉलोड बाय द पॉलिशिंग। थ्री काइंड ऑफ वाइटनिंग मशीन, उसमें भी 3 मशीन है, वर्टिकल एब्रेसिव वाइट फॉलर एंड हॉरिजॉन्टल एब्रेसिव वाइटनिंग फोम एंड हॉरिजॉन्टल जेट फॉलर फॉर यूज्ड फॉर वाइटनिंग के लिए। जो हमारी कोटिंग है वाइट लेयर सिल्वर स्किन टाइप की, उसको रिमूव करने के लिए, उसमें से हमारा ब्राउन रिमूव होगा। देन आता है हमारा पॉलिशिंग। तो जो वाइटनिंग निकल गई वहाँ से फिर पॉलिशिंग, the brown rice is next polished to remove brown layer and some amount of polishing essential for easy cooking and storage. Although excessive polishing reduce the nutritive value, अगर हमें ज़्यादा पॉलिशिंग के लिए तो क्या होगा, क्योंकि एक तरीके केमिकलिंग अब करते किससे हैं, टैल्कम पाउडर से, ग्लेजिंग के थ्रू। तो जो केमिकल एक्सेस अमाउंट में जाएगा तो फिर हमारा न्यूट्रिशन क्वालिटी को इम्प्रूव खराब करेगा, न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ राइस। There are two types of polisher, one of the emery and other the metal. The emery polisher called whiteners polish and the grain are the aggressive white with emery, while the metal polisher called pearler. Then उसके बाद आता है हमारा ग्लेजिंग। ग्लेजिंग में क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, जनरली सिंपल टाइप की हम इसमें एक कोटिंग करते हैं, कोटिंग विद द टैल्कम पाउडर, जो हमने अभी करा पॉलिशिंग में, टैल्कम पाउडर एंड साथ में इसमें हम क्या करते हैं, टैल्कम पाउडर, उसमें साथ में क्या करते हैं, टैल्कम पाउडर विद ग्लूकोज आफ्टर पॉलिशिंग। टू किस लिए करते हैं हम इसको करते हैं हम टू गिव ट्रांसपेरेंट शाइनी लुक देने के लिए। अभी हम देखा होगा कुछ हेड राइस है एकदम शाइनी ट्रांसपेरेंट लुक देते हैं, वो इसलिए देते हैं क्योंकि उनके साथ ग्लेजिंग का जो प्रोसीजर है वो फॉलो किया हुआ है। और ग्लेजिंग क्या करते हैं, टैल्कम पाउडर विद ग्लूकोज से हम एक तरह की कोटिंग करते हैं। ड्राई टाल्क पाउडर होता है और जो इसकी जो कंसनट्रेशन रहती है पाउडर और हमारे ग्लूकोज सिरप की, वो रहती है हमारी ड्राई टाल्क पाउडर की रहती है 1 to 1.2% बाय वेट इज रिक्वायर्ड। अगर उसका वेट 100 kg तो 1% से 1.1 या 1.2% आप उसको टाल्क पाउडर मान लीजिए। एंड देन ग्लूकोज इज एडेड टू द राइस 1:1 रेशियो में ग्लूकोज हम उसमें ऐड कर लेते हैं। अबाउट 1 kg ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन रिक्वायर्ड 1000 kg ऑफ राइस। ये हमारा ग्लेजिंग का प्रोसेस है। कोई आपसे पूछे अगर कि ग्लेजिंग और वाइटनिंग एंड पॉलिशिंग में क्या अंतर है, आप उसको इजीली बता सकते हैं कि उसमें ये होता है, ग्लेजिंग में ये होता है, इसलिए हम उसको डिफर करते हैं। लास्ट में आता है हमारा ग्रेडिंग। ग्रेडिंग मैंने बताया था अभी आपको कि ग्रेडिंग रिफर्स टू द डिवाइडेशन ऑफ ब्रोकन राइस एंड हेड राइस। देन अगर हम बात करें परबॉइलिंग की, परबॉइलिंग के कुछ मेन ऑब्जेक्टिव हैं। परबॉइलिंग बेल्ट डेवलप प्री-मिलिंग ट्रीटमेंट गिवन टू द पैडी प्रायर टू द मिलिंग टू अचीव मैक्सिमम रिकवरी ऑफ हेड राइस एंड मिनिमाइज ब्लड केस पेस्टिसाइड एंड राइस। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं परबॉइलिंग के, ये प्रिंसिपल मैंने आपको बताया, जैसे प्रिंसिपल हैं इसके सॉकिंग, स्टीमिंग एंड ड्राइंग। और ऑब्जेक्टिव क्या क्या है इसके, क्या करता है, इसका करने का बेनिफिट क्या है परबॉइलिंग करने का। कोई अगर प्रोसेसिंग अगर कोई मटेरियल कोई मेथड अगर यूज़ कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं, उसका कोई मेथड है, कोई प्रोसीजर है, कुछ बेनिफिट्स हैं। तो क्या करता है ये, फर्स्ट है टू इंक्रीज द टोटल एंड हेड राइस यील्ड ऑफ द पैडी की मैक्सिमम रिकवरी ऑफ हेड राइस देता है। जो हम 1% या कुछ 2% की हम लॉसेस कर रहे थे, लेकिन अगर हम परबॉइलिंग ट्रीटमेंट हम करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली हमको 100% ऑफ पैडी की रिकवरी हो जाएगी। देन सेकंड पॉइंट है हमारा टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट ड्यूरिंग मिलिंग। जो लॉसेज हो जाता है हमारा न्यूट्रिएंट्स का ड्यूरिंग मिलिंग के अंदर, वो उसको रिटेन करके रखता है। देन थर्ड है हमारा टू सॉल्वेज वेट एंड डैमेज पैडी, ये उसको बचा के रखता है परबॉइलिंग। एंड द लास्ट वन इज द टू मिल द राइस अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द कंज्यूमर। हम उतना ही परबॉइलिंग करेंगे, ऐसा नहीं है हमने पूरी परबॉइलिंग कर दी फिर हमने उसको सेल परचेज कर दिया, लेकिन हम एक ऑप्शनल ट्रीटमेंट है हमारा, तो हम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर डिमांड, अकॉर्डिंग मार्केट डिमांड हम उसको कर सकते हैं। ये भी ऑप्शनल ट्रीटमेंट है हमारा, ठीक है। एंड एडवांटेजेस ऑफ परबॉइलिंग क्या है हमारे, फर्स्ट द मिलिंग यील्ड इंक्रीज एंड द क्वालिटी इज इम्प्रूव, देयर आर फीवर ब्रोकन ऑफ ग्रेन्स, ठीक है।
एंड देन द ग्रेन स्ट्रक्चर बिकम कॉम्पैक्ट। जो ग्रेन का जो स्ट्रक्चर है, जो कंप्लीट ग्रेन है, कंप्लीट ग्रेन आएगा, ब्रोकन रहेगा नहीं, तो उसमें क्या रहेगा, द ग्रेन स्ट्रक्चर बिकम कॉम्पैक्ट ब्रिटिश इवन द सम कर्नेल वर इंटरनली पार्शियली चॉकी। एंड नेक्स्ट एडवांटेज द ग्रेन्स, ग्रेन मतलब जो हमारा हेड राइस है, द ग्रेन रिमेन फर्मर ड्यूरिंग कुकिंग एंड लाइस लाइकली टू बिकम स्टिकी। और स्टिकी कम होगा। नॉर्मल जो आपने विदाउट परबोइलिंग करेंगे आपने देखा होगा जो वो काफ़ी मोटा भी हो जाता है और बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाता है वो, लेकिन ये स्टिकी नहीं रहेगा और फर्म नहीं रहेगा और कोई ईजी टू कुक रहेगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट द ग्रेटर अमाउंट ऑफ वाटर इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग कुकिंग कॉजिंग द राइस टू स्वेल। क्या करता है जनरली जो परबोइलिंग वाला राइस रहते हैं तो क्या करते हैं हम उसको पहले कुछ देर पहले उसको स्वेल करके रख देते हैं ताकि वो प्रॉपर अपना एक कुकिंग अमाउंट में जो वाटर एब्जॉर्ब करना है वो कर ले। ड्यूरिंग कुकिंग वो शॉर्ट टाइम में इतना वाटर तो एब्जॉर्ब नहीं करे, तभी हम उसको 10-15 मिनट या आधा घंटा हम उसको पानी में उसको डिप करके रख देते हैं। तो उससे क्या होता है वो प्रॉपर अच्छे तरीके से स्वेल करके आता है। अगर प्रॉपर स्वेल नहीं करेगा तो हमें प्रॉपर उसका साइज़ या जितना साइज़ क्या है वो प्रॉपर उसकी लेंथ जो उसकी कैपेबिलिटी है स्वेल करने की वो स्वेल नहीं कर पाएगा। ठीक है। एंड आफ्टर कुकिंग द राइस एब्जॉर्ब लेस फैट एंड द एडेड कंटेमिनेंट द राइस कीप लॉन्गर एंड डज नॉट बिकम रैंसिड इजीली। और ये इसमें रैंसिडिटी की प्रॉब्लम वो उसके अंदर नहीं होती। रैंसिडिटी भी क्या होता है, जैसे कोई अगर रैंसिड जब कोई ऑयली चीज़ है उसमें ऑयल रहता है तो अगर उसमें वाटर मिक्सचर रहता है उसके अंदर स्मेल करना शुरू कर देता है, तो उसके अंदर वो हमारा अगर हम परबोइलिंग करें तो उसके अंदर हमारा नहीं होता है। परबोइलिंग राइस रिटेन मोर प्रोटीन विटामिन एंड मिनरल। तो इसके अंदर जो प्रोटीन विटामिन मिनरल है परबोइल्ड राइस है वो उसमें अपना रिटेन रहते हैं। और सबसे मेन पॉइंट शेलिंग जो है इसकी परबोइल्ड राइस की बहुत ईजियर रहती है, कॉम्पैक्ट रहती है। एंड ब्रांड परबोइल्ड राइस आर मोर जो उसका ब्रांड निकलता है तो जो क्योंकि जब उसका अंदर कभी कभी क्या होता है परबोइलिंग में हम अगर सोकिंग जो कर रहे हैं वाटर से कर रहे हैं, हो सकता है हमें ऑयल से भी करनी, तो ऑयल जब करते हैं तो जो ब्रांड रहता है उसका तो उसके अंदर ब्रांड के अंदर भी मोर ऑयल रहता है एज़ कम्पेयर टू विदाउट परबोइलिंग पैडिंग के साथ। अब बात आती है इसकी डिसएडवांटेजेस की। परबोइलिंग के हमारे डिसएडवांटेज क्या क्या है। फर्स्ट डिसएडवांटेज इज द हीट ट्रीटमेंट ड्यूरिंग परबोइलिंग डिस्ट्रॉय सम नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स। ये कुछ अगर किसी चीज़ के कुछ फ़ायदे हैं तो ऑब्वियसली उसके कुछ लॉसेस और कुछ उसके नुकसान भी हैं। तो सेम परबोइलिंग के साथ भी है। तो क्या करता है जब ड्यूरिंग परबोइलिंग के साथ हम सोकिंग स्टीमिंग देते हैं, तो स्टीमिंग देते हैं तो हीट ट्रीटमेंट आता है। हीट ट्रीटमेंट में क्या होता है उसके साथ जो उसके एंटीऑक्सीडेंट है वो हमारे कुछ नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है वो लॉस हो जाते हैं कुछ मिनिमल अमाउंट में। और दूसरा परबोइल्ड राइस टेक्स मोर टाइम देन कुक टू मोर टाइम देन रॉ राइस। अब क्योंकि ऑब्वियसली जब जैसे पहले हम उसको पानी में डिप करके रखेंगे, प्रोसेस हमारा वहीं से स्टार्ट होगा कुकिंग करने का। पानी में डिप करके रखेंगे 10 से 15 मिनट, उसके बाद हम उसको हीट ट्रीटमेंट देके हम उसको स्वेल करेंगे वाटर के साथ। More power is as paddy soaked for a longer time during parboiling, it may be attacked by spores which may cause health hazard। क्योंकि हम बहुत टाइम तक उसको सोकिंग करके रखते हैं तो होता है कहीं ना कहीं माइक्रोबियल कंटामिनेशन या कुछ माइक्रोपॉट्स या जो हमें कंटामिनेशन प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हुई तो उसके साथ भी हमारा माइक्रोस्पोर्ट्स के साथ तो माइक्रोबियल कंटामिनेशन भी हो सकता है, तो वो हज़ार्ड कर सकता है हमारी हेल्थ के साथ। तो हमें भी उसको प्रिकॉशन करके हमें इसको भी माइंड में मेकअप करके उसको ध्यान में रखना है कि ऐसा ना हो। तो इसलिए हम प्रॉपर परबोइलिंग अगर हम कर रहे हैं तो हम उसकी प्रॉपर क्लीनिंग प्रॉपर ड्राइंग वो मस्ट। एंड द लास्ट वन पॉइंट इज द मोर पावर इज रिक्वायर्ड फॉर पॉलिशिंग ऑफ द परबोइल्ड राइस। क्योंकि परबोइल्ड राइस के साथ मोर पावर मोर लेबर मोर कॉस्ट इफेक्टिव कॉस्ट जाएगी। इसलिए जो परबोइल्ड राइस है इस हाई रेटेड अमंग द रॉ राइस। और डिफरेंट तरीके के कुछ मेथड हैं परबोइलिंग करने के। जनरली हम बात करें अगर ट्रेडिशनल मेथड में सिंगल बॉइलिंग मेथड या डबल बॉइलिंग मेथड, और अगर मॉडर्न मेथड की बात करें तो डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूटों ने CFTRI, जादवपुर यूनिवर्सिटी, अवरिया प्रोसेस, कन्वर्टेड प्रोसेस, मल्क पेस्टिलो फ्रेंडेंस प्रोसेस, ये बहुत सारे इसमें हमारे प्रोसेस हैं। तो उन्होंने इसमें हमें
और बॉइलिंग करी है, और इन सब के डिफरेंट टाइम वेरी क्या करता है इन सब में, इन सब के हीटिंग ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट, सोकिंग टाइम, स्टीमिंग टाइम, उसका टाइम, सोकिंग का टेम्परेचर, स्टीमिंग का टेम्परेचर, एंड देन आफ्टर ड्राइंग का टेम्परेचर. Drying must be drying would be done in sun drying, either in artificial drying. And thank you so much to all of you. Thank you so much to all of you. मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने फुल कॉपरेट किया होगा, आप सबको सब समझ में आ गया होगा. तो हमने आज पूरी इस क्लास में आज हमने क्या सीखा, पूरा पैडी प्रोसेसिंग, उसमें मिलिंग कैसे होती है, क्लीनिंग कैसे होती है, हस्क सेपरेशन कैसे होता है, डेस्किंग कैसे होती है, ब्रांच सेपरेशन कैसे होता है, और उससे कौन कौन से इक्विपमेंट हैं हमारे, पॉलिशिंग कैसे होती है, ग्रेडिंग कैसे करते हैं उसमें, उसके अंदर हम अगर हमें क्वालिटी एनालिसिस करनी है तो फर्दर प्रोसेस के लिए नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे. न्यूट्रिशन क्वालिटी के लिए, न्यूट्रिशन क्वालिटी को लेकर शेल्फ लाइफ अगर हमें इंक्रीज़ करनी है, शेल्फ लाइफ को हमें अपना मेंटेन करके रखना है, कब तक उसे शेल्फ लाइफ करते हैं, पैकिंग शेल्फ लाइफ हमारी कब तक रहेगी, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. मिलते हैं नए टॉपिक के साथ. जय हिंद,